ओ जी आ गए वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर इस विशाल देश का विशाल भविष्य बनाते हैं। मेरा देश महान भारत, जितना अनोखा, सुंदर और विशाल यह देश है, उतना ही विशाल इसका इतिहास और इसके संघर्ष भी रहे हैं। हम आपको आज एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाने वाले हैं जिसका नाम है बोर्ड एक्सप्रेस, और इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा आप नेक्स्ट टॉपर बनेंगे। आप जब पेपर में जाएंगे आपको यही लगने वाला है इस सीरीज देखने के बाद कि यार ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमें इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो जितना हो सके उतना प्यार दिखाइए इस वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, उस हर व्यक्ति तक कमेंट भी करिए, उस हर व्यक्ति तक शेयर करिए जो कि अगला टॉपर बनना चाहता है। अब सबसे पहले सर, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपने बुक ली है ये क्या है, हम इसमें हिस्ट्री में क्यों चले जाते हैं, और पहला चैप्टर जो आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, सर इसको क्यों पढ़ते हैं। जैसे हर एक इंसान अपना जब इंप्रूव्ड वर्जन बनता है तो उसके पीछे उसकी कई सारी लर्निंग्स होती हैं, कई सारी चीजें वो सीखता है, और सीखता किससे है, उसके संघर्षों से। हमारे देश ने भी कई सारे संघर्षों का सामना किया। आज भले ही हम उसको काफी डेवलप देखते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं, इवन विदेशों में हमारे देश का बहुत ही बोलबाला है। इसके पीछे की उसका रीजन इनफैक्ट उसके संघर्ष और उसकी लर्निंग्स ही नहीं है। तो हम सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए हम हिस्ट्री में जाते हैं कि क्या हालत रही, जो हमारे इवन बड़े बुजुर्गों ने भी, पूर्वजों ने भी हमारे देश के साथ संघर्ष झेले, और उसके बाद आज की कंडीशन को देखते हैं कि हम कितना इंप्रूव कर चुके हैं चीजों के अंदर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले चलते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश की इकोनॉमी के क्या हाल थे। ठीक है बेटा, सबसे पहले यह बात चालू होती है 1608 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स हमारे देश में पहली बार आए और कोस्ट एरियाज पे उन्होंने अपने पोस्ट डाले और व्यापार चालू किया। व्यापार किन चीजों का था, मसालों का, कॉटन का, सिल्क का, जूट का, और ऐसे कई सारी चीजों का। ठीक है बेटा, फिर हमारी बात चालू होती है जब हमारा बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा 1575 में, सॉरी 1757 में, गलत बोल रहा हूं, 1757 में जब इन्होंने लड़ा बैटल ऑफ प्लासी, उसमें इन्होंने फ्रेंच को हराया, और उसके साथ साथ उस टाइम से देश पर मतलब इंडिया पर इनका राज चालू हुआ, और इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बना, जिसका सिर्फ एकमात्र मकसद था कि इंडिया की इकोनॉमी एक फीडर इकोनॉमी बने। किसके लिए, ब्रिटिशर इकोनॉमी के लिए, कि इंडिया कोई भी काम करे तो उससे फायदा किसको पहुंचे, सिर्फ ब्रिटिशर्स को पहुंचे। ठीक है बेटा, चलो जी, अब ध्यान से देखेंगे इसके आगे। मैं आपको एक दर्शन दूंगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश के क्या हाल थे, और ब्रिटिशर्स से आने के बाद हमारे देश के क्या हाल हुए। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमें एक सोने की चिड़िया माना जाता था, जो कि प्रॉस्परस इकोनॉमी के नाम से हम जान सकते हैं। हमारे देश में हम सेल्फ सफिशिएंट थे एग्रीकल्चर के अंदर, और इनफैक्ट हम देश विदेश में भी हमारे एग्रीकल्चर से बने प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को पहुंचाते थे उन तक। तो हम लोग एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी में माने गए कि हमारे पास एग्रीकल्चर सरप्लस खूब सारा था, और उसके साथ सिर्फ यही नहीं, उसके साथ हमारे पास एक ऐसा फाइन और टॉप क्लास हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था, जो कि ना ही सिर्फ हमारे देश में पर पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था। बाहर के लोग कई सारी तरह के हैंडीक्राफ्ट्स बुलवाते थे इंडिया से। पर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या प्रमोट करे, जो कि है सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे। ठीक है बेटा, ये कुछ इसका आफ्टर ब्रिटिश रूल हमें देखा गया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे देश पे जब कब्जा हुआ ब्रिटिशर्स का, तो उसमें ना देश की इकोनॉमी, देश की इनकम और उसके साथ उसकी पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया, कोई भी ऑफिशियल एस्टिमेट्स नहीं लिए, ना ही कोई अटेम्प्ट लिया कि भैया देश की इनकम क्या है, देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, उसको निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई भी आपके अटेम्प्ट्स नहीं लिए। लेकिन कुछ इंडिविजुअल लोगों ने इसके जरूर अटेम्प्ट लिए और निकालने की कोशिश करी कि हमारे देश की इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। वो इंडिविजुअल्स कौन है, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय फिंडली सिरार, वीके आरवी राव और आरसी देसाई, ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स या अपनी अपनी स्टडीज या रिसर्च के थ्रू उन्होंने एक एस्टीमेट निकाला, जिसमें एंड में बस रिजल्ट यही रहा कि आपस में लड़ते रहे और आपको पता नहीं चल पाया कि कौन सही है कौन गलत है। बाद में जब एक्चुअल में हम लोगों ने स्टडी करी, रिसर्च करी, तो पता चला कि वीके आरवी राव साहब के जो एस्टीमेट्स थे वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली
मतलब काफी मतलब अप्रॉक्स थे, बहुत पास में था उनका अजम्पशन। ठीक है बेटा, स्टडीज ने यह बताया कि हमारा जो जीडीपी था उस टाइम पे मिड 20th सेंचुरी है ना, आधी मिड 20th सेंचुरी में हमारा जो जीडीपी था वो लेस देन, इनफैक्ट ना कि बराबर, 2% भी नहीं, 2% से भी कम हमारा जीडीपी था। और इनफैक्ट उसका जो आपका पर कैपिटा इनकम था वो 0.5% की ग्रोथ पर ही था, मात्र। आप जिस ऐसे बड़े देश की बात करते हो ना जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ये चीजें बहुत छोटी होती हैं, ये नंबर्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से। बेटा इकोनॉमी को बेहतर समझने के लिए जो भी सेक्टर इकोनॉमी को चलाते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले उनके क्या हाल थे उनको बेहतर जानेंगे और समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के क्या हाल थे। सबसे पहले जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस से पहले 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को रोजगार देता था। हम जब एग्रीकल्चर करते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ भी कुछ उगाते थे, वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता था कि हम भैया कभी भी व्यापार नहीं कर रहे, हमें आइडिया नहीं था कि हम चीजों को बेच भी सकते हैं उगा के। हमें सिर्फ यही था कि उगा रहे हैं कि भैया खुद खा सके, खुद जिंदा रह सके, बस इसलिए बार्टर एक्सचेंज चलता था। ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद पता चला कि आप क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को, प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हो और उससे पैसे भी कमा सकते हो। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो क्यों नहीं कर पाया, उसकी स्टैग्नेशन के मेन रीजन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आया आपके पास लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। जितना भी प्रॉफिट आप एग्रीकल्चर सेक्टर से कमाते हो वो सारे किसानों को अपने जमींदारों को देना पड़ेगा, जिसको हम लगान भी बोलते थे। आपने मूवी देखी होगी लगान, जिसमें बोलते हैं कि तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा अगर तुम्हें क्रिकेट मैच हारता है तो, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे ब्रिटिशर सबसे ऊपर थे, उसके नीचे जमींदार आते थे और उसके नीचे आपके टिलर्स मतलब किसान। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया हम कुछ जमींदार अपॉइंट कर रहे हैं और उनको जमीन दे रहे हैं कि ये परमानेंट जमीन है तुम्हारी, तुम इस पे खूब किसानी करवाओ। किनसे? किसानों से, टिलर्स से खूब किसानी करवाओ। हमें फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हुई कि नहीं हुई, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फसल खराब हुई, अच्छी हुई, कैसी हुई, तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट तो ब्रिटिश सरकार को देना ही पड़ेगा, तब तक ही तुम्हारी ये जमीन रहेगी। ठीक है बेटा, एक ऐसा सिस्टम था जहां पे जमींदार भी मजबूर थे और किसान तो बेचारा मजबूर ही था कि भैया उन्हें पैसा या फिर क्रॉप्स कमाकर तो देनी है, बनाकर देनी पड़ेगी। जितना भी लगान देते थे वो इतना अमाउंट था कि भैया वैसे भी इनने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई ऐसा बेनिफिट या कुछ को प्रमोट करने के लिए कुछ किया तो नहीं, बारिश पे डिपेंडेंट है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं दिए। तो जो भी प्रोडक्शन होता था और उसके बाद लगान देने के बाद जो बचता था किसानों के पास, वो मात्र इतना था जिसपे जिंदा रह सके। इसीलिए सबसे पहली बात कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को एक सिस्टम के द्वारा रन किया गया जो कि उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। दूसरी चीज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम एग्रीकल्चर सिर्फ खुद जीवन जी सके इस प्रकार करते थे। इन्होंने आके हमें एक आइडिया दिया या एक ऐसा व्यू दिया कि आप इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से पैसे भी कमा सकते हो। तो सर इसमें बुरा क्या था? बुरा यह था कि ब्रिटिश सरकार के पास तो अपना खुद का खाने पीने का सब सामान था, लेकिन इन लोगों ने कैश क्रॉप्स पे ज्यादा पैसे दिए फूड क्रॉप्स की जगह। जैसे कि अगर आप कोई भी अनाज बनाते तो उस पर आपको सिर्फ 10 रुपए मिलता, लेकिन अगर आप जूट, कॉटन, इंडिगो ऐसी कोई चीज बनाते तो आपको 20 रुपए मिलता। तो इंडियन एग्रीकल्चर के जो किसान हैं उन लोगों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या बनाना चालू कर दिया? कॉटन, जूट और सिल्क। और इतना बनाया पैसे कमाने के लिए कि भैया इनने फूड क्रॉप्स बनाना बंद कर दिया और देश में शॉर्टेज हो गई फूड की। इन्होंने हमें आइडिया तो दिया कि भैया कि आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से पैसे कमा सकते हो, लेकिन हमारे देश का कितना नुकसान हुआ। हमारे पास फेमाइन कंडीशन आ गई, भूखमरी हो गई। क्यों? क्योंकि हम सब पैसे कमाने के चक्कर में कॉटन, सिल्क और ये सब चीजें बनाने लग गए और खाने की चीज किसी ने बनाई नहीं। ठीक है बेटा, तो ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। ब्रिटिशर्स ने बताया कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी पैसा कमा सकते हो, उसको बेच भी सकते हो, सिर्फ खुद के लिए मत बनाओ। ठीक है, फिर आता है आपके पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप कैसे किसानी की प्रोडक्टिविटी लो हुई, उसके पीछे के रीजन था कि आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज आपके पास कम थी काफी, उसके साथ साथ काफी आपको मतलब कोई फर्टिलाइजर का यूज वगैरह, ये सब चीजों की वजह से
नेग्लिजेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इन सब चीजों की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट हुआ और आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उतनी एफिशिएंसी से नहीं बना पाए। फिर हमारे पास एक लास्ट पॉइंट देखा गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास चीजें ही नहीं थी। एग्रीकल्चर को चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट, इसीलिए आज हमारी सरकार, भारत सरकार कई सारी ऐसी पॉलिसीज, कई सारी ऐसी स्कीम निकालती है जो कि फेवर करती है हमारे किसानों को या एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है बेटा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे और देखते हैं इंडिया के हाल क्या थे, क्योंकि हर एक सेक्टर को समझना पड़ेगा इकोनॉमी को बेहतर समझने के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ब्रिटिशर्स की 1% भी मंशा नहीं थी कि इंडस्ट्री सेटअप हो इस देश के अंदर, वरना ये जो लोग हैं इंडिया के, वो खुद का रॉ मटेरियल से खुद के प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बाहर व्यापार करेंगे, जिससे ब्रिटिश सरकार को कोई फायदा नहीं होता। इसलिए उन्होंने एक मोटिव चालू किया जिसका नाम था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री सेट करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री सेट ना होने पाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यह है हमारा इंडिया। इंडिया से क्या होता था? कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो, ऐसे कई सारे रॉ मटेरियल्स हमारे फ्री में एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटेन को। अगर ब्रिटेन को जा रहा है कोई भी सामान तो वो आपका फ्री में जाना चाहिए। ठीक है, उसमें फ्री में मतलब इन द सेंस इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ब्रिटेन में जब जाया करता था, ये आपका रॉ मटेरियल, ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाते थे उनकी इंडस्ट्रीज के अंदर। उनके पास तो इंडस्ट्रीज थी, हमारे पास तो रॉ मटेरियल था, तो वो हमसे रॉ मटेरियल बहुत ही चीप दामों पे, बहुत ही सस्ते दामों पे हमसे खरीदते थे। जैसे कि कॉटन हमसे बहुत सस्ते दामों पे खरीदा। ब्रिटेन की इंडस्ट्री में कॉटन के कपड़े बनते थे जिन्हें हम फिनिश्ड गुड कहते हैं, फिनिश्ड गुड कहते हैं। ठीक है, और ये कॉटन के कपड़े वापस इंडिया में बेचे जाते थे बहुत ही ज्यादा हायर प्राइसेस पे। अब बेटा तुम्हें एक बात नहीं लगता, जब कॉटन मेरा है तो कपड़ा मैं ही बना लूं ना, इनको देने की जरूरत क्या और इनसे महंगे दामों में खरीदने की जरूरत क्या? ये तो वो वाली बात होगी ना कि जो किसान गेहूं उगाता है वो बाजार से आटा खरीद के ला रहा है। ये कौन सी बात होती है भाई कि गेहूं मेरा है, मैं कंपनी को गेहूं दे रहा हूं, कंपनी उसका आटा बना रही है, पैकेट में डाल रही है और अपना प्रॉफिट जोड़कर मार्केट में डाल रही है और मैं मार्केट से आटा खरीद के ला रहा हूं। अरे जब गेहूं मेरा तो आटा भी मैं ही खुद बनाऊं ना, मैं ही उसका पैकेट बनाऊं ना, मैं ही मार्केट में बेचूं, हाँ या ना? पर ये चीज वो चाहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं होने दी। तो हमारे रॉ मटेरियल्स काफी चीप रेट पे बेचे जाते थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स जो है काफी हायर प्राइसेस में इंडिया में आते थे, और जो कि वो मशीनों से बने होते थे, इसीलिए इंडिया के लोग उसको खरीदना भी पसंद करते थे, भले वो कितने भी महंगे हो। ये मोटिव हमें बहुत लेटर समझ आया कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसी वजह से इसका वन ऑफ द रीजन था कि देखो रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन को भेजे जा रहे हैं वो तो ड्यूटी फ्री है, उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही, लेकिन जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है ना, हमारे हाथ से बनाए हुए आर्ट, ऐसी कुछ चीजें जो थी जो कि फिनिश्ड गुड है, वो ना ही सिर्फ हमारे देश में प्रसिद्ध थी लेकिन विदेशों तक भी बहुत उसका बोलबाला था और बहुत लोग उस चीज को पसंद करते थे। लेकिन जब आप इस हैंडीक्राफ्ट को अगर दूसरे देशों में, फिनिश्ड गुड को दूसरे देशों में अगर बेचते थे, उससे ब्रिटिश सरकार को कोई फायदा नहीं था, तो इन्होंने इसके ऊपर लगा दी थी बहुत सारी हैवी ड्यूटीज। मतलब 30 रुपए की चीज अगर आप देश के बाहर किसी को बेचोगे तो उसे 300 रुपए की पड़ेगी। अब जस्ट बिकॉज प्राइस महंगी हो गई तो लोगों ने खरीदना इस हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया। ऑल्सो जो इंडस्ट्रीज की मदद से, मशीनों की मदद से जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो काफी ज्यादा रिफाइंड थे और सस्ते पड़ते थे, तो लोग इसको खरीदने लग गए इसकी वजह। तो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा सेटबैक देखने को मिला और उससे हमारे काफी सारे अनएम्प्लॉयमेंट हुए क्योंकि इनका सामान नहीं बिक रहा था। और दूसरी बात, इंपोर्ट बढ़ने लग गए फिनिश गुड्स के ब्रिटेन से इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लोग भैया हाथ से बनाने में मेहनत लगती है तो इसकी प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, मशीनों से तुरंत बच जाता है और सस्ता भी पड़ता है, इस वजह से लोग इसको प्रेफर करने लग गए इसकी जगह। समझ आया? इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपैक्ट पड़ रहा था। फिर देखा गया कि हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का काफी ज्यादा लैक था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई भी अटेंशन नहीं दिया कि हम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को यहां पे सेटअप करें या इसको बढ़ाएं, क्योंकि उनको उससे फायदा ही नहीं था। देश अपने आप में इंडिया को फायदा पहुंच जाता, वो चाहते ही नहीं थे वो चीज करना। इस वजह से जीडीपी भी हमारा गिर रहा था काफी ज्यादा। और उसी प्रकार हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। कौन सा लिमिटेड रोल? जैसे कि रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट और कुछ और ऐसे बहुत ही कम ऐसे सेक्टर थे जहां पे हमारे पास पब्लिक सेक्टर था।
ठीक है बेटा, ये है हमारा एक ओवरव्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब देखो बेटा, किसी देश को अगर बर्बाद करना हो ना तो उसका फॉरेन ट्रेड जो है ना उसको इंपैक्ट करो। जैसे किसी भी देश में लड़ाई होती है और किसी देश को सारे देशों को बॉयकॉट करना होता है, तो क्या करते हैं उससे कि भाई ऐसे सामान नहीं खरीदेंगे हम, क्योंकि एक देश अपने आप में सेल्फ रिलायंट बहुत मुश्किल से होता ही नहीं है, भले ही उसको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। जैसे इंडिया क्रूड ऑयल मंगाता है बाहर के देशों से, क्यों? क्योंकि उनके पास अबंडेंस में, हमारे पास नहीं है। हमारे पास कॉटन बहुत अच्छा है तो हम कॉटन दूसरे लोगों को बेचते हैं जो कि लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे हर एक देश को रिलायंट होना, सेल्फ रिलायंट होना बड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। अगर आपने उनका फॉरेन ट्रेड ही खत्म कर दिया तो उस देश को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब हुआ क्या, यहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी गुड्स को। प्राइमरी गुड्स कैसे? जैसे कि आपके क्रॉप्स, हम काफी सारे रॉ मटेरियल्स को देश के बाहर भेज रहे थे बहुत सस्ते दामों पे, जैसे कि रॉ सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, वुल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऐसा कई सारे सामान हम बाहर भेज रहे थे और उसके साथ साथ कई सारे फिनिश्ड गुड्स को हम मंगा रहे थे जो हमारे रॉ मटेरियल से बन के आते थे। बेटा ये पॉइंट भले ही यहां लिखा हुआ है लेकिन ये पॉइंट इस वाले पार्ट का है, इस वाले पार्ट का है। ठीक है, ध्यान से देखो, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स। भाई कॉटन हमारा, हम कॉटन बाहर के देशों में भेज रहे हैं और बाहर के देश उसके कपड़े बना के हमें ही वापस बेच रहे हैं महंगे दामों पे। ये हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। दूसरी बात, अब हम यहां चाहते थे कि भैया हमारे साथ ना एक्सपोर्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा, देखो क्या किया उन्होंने, एक मोनोपोली कंट्रोल डाल दिया ब्रिटिशर्स ने कि 50% से ज्यादा अगर देश के बाहर, इंडिया के बाहर अगर कोई भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो 50% से ज्यादा होना चाहिए किसके पास? सिर्फ ब्रिटेन से आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप कुछ भी सामान भेज रहे हो, अगर 100 सामान अगर आप भेज रहे हो तो अंदाजन एक नॉर्मल अगर एवरेज बताऊं तो 60 सामान ब्रिटेन जाने चाहिए, बाकी के 30-40 सामान अगर कुछ बच जाए तो वो आप दूसरे देशों में भी बेच सकते हो। वो भी हम बताएंगे कौन से दूसरे देश भी हमारे पास सिर्फ गिने चुने थे, जैसे कि चाइना, श्रीलंका और पर्शिया, जिसको आज ईरान के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कुछ गिने चुने देश थे जहां पे हम चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते थे और मेजर पार्ट 50% से भी ज्यादा सामान किसको एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए? ब्रिटेन को किया जाना चाहिए। ये सब ब्रिटिशर्स के रूल थे। अब पता है ब्रिटिशर्स को कोई भी रुकावट ना आए इस ट्रेड के दौरान, तो ब्रिटिशर्स ने ना डायरेक्ट एक रूट सेटअप कर दिया, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जो कि 1869 में कहा गया सुएज कनाल। सुएज कनाल 1869 में डायरेक्ट रूट था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, कि बीच में कहीं रुकना ही ना पड़े। अफ्रीका आएगा बीच में तो भी आपको रुकना ना पड़े, तो आप अफ्रीका के साइड से होते हुए निकलो और डायरेक्ट ब्रिटेन पहुंचो, कि कहीं पर रुकना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज पड़ेंगी, छोड़ो उस चीज को, हम तो डायरेक्ट कनेक्शन डाल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ट्रेड के अंदर। इस वजह से इन्होंने एक रूट भी तैयार किया। ये सब डायरेक्ट मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, कि भैया कोई रुकावट ना आए ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बनाने के लिए, और हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। इस वजह से हुआ हमारा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आप देखो ना, हमारे रॉ मटेरियल को इस सस्ते दामों पे खरीद रहे थे, तो हमारे पास खुद की रिसोर्सेज खत्म होती जा रही थी, और जो पैसा एक्सपोर्ट का आ रहा था, अब हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था। सर एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब क्या? कि हम भेज ज्यादा रहे थे मंगवाने से ज्यादा, हम इंपोर्ट्स कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, तो हमारे पास तो सर उस हिसाब से बहुत पैसा होना चाहिए ना। पैसा तो था, लेकिन वो पैसा भी ब्रिटिशर्स ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया। सर अपने खर्चे, ब्रिटिश उस टाइम पर बहुत सारी जंग लड़ रहा था, और किसी भी देश को जंग लड़ने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा पैसा। तो ढेर सारा पैसा कहां से आएगा? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है ना, उस पैसे को आप देश मतलब ब्रिटेन अपना वॉर लड़ने में लगाता था, और ब्रिटेन जो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए जो पैसा लगता है, उस पैसे को भी इस एक्सपोर्ट के सरप्लस से जो पैसा आता था उनके खर्चे पूरे करने के लिए करता था। मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट का पैसा है वो ब्रिटिश सरकार अपने वॉर लड़ने और अपने लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए खर्चा करती थी। इसमें भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता था। इनफैक्ट
उसके साथ देखे जाओ तो आपने रॉ मटेरियल और हर तरीके से, ना पैसा हमारा है ना हमारी रिसोर्सेज हमारी है, इस वजह से हमारी कई सारी कमोडिटीज का काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और उसकी अवेलेबिलिटी जो थी वो कम होती गई और हमारे पास कई सारी चीजें बची ही नहीं, क्योंकि हर चीज जो हम बनाते थे वो विदेश को दे देते थे। इसीलिए सोने की चिड़िया माने जाने वाला यह देश आज काफी कम रिसोर्सेज के साथ हमारे पास रह गया था। तो हमारे पास फूड ग्रेन्स हो, कपड़े हो, केरोसिन हो, ऐसे कई सारे आइटम्स हमारे पास बचे ही नहीं, क्योंकि हर चीज हम एक्सपोर्ट कर देते थे। यह था एक फॉरेन ट्रेड। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका। बेटा, देश को बेहतर समझने के लिए उसकी पॉपुलेशन की कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डेमोग्राफिक कंडीशन। सर, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है? एक एरिया की पॉपुलेशन की कंडीशन को समझना और पढ़ना। सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग या जनगणना हुई हमारी 1881 में, जिसकी स्टडीज ने रिजल्ट ने बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स बताए, एक अनइवननेस बताई हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले नोटिस करना, हमने ये 1921 को द ग्रेट डिवाइड कहा। ये क्या था, इसको ध्यान से सुनेंगे। 1921 से पहले को हमने फर्स्ट स्टेज कहा और 1920 के बाद हमने 21 के बाद इसको हमने सेकेंड स्टेज बोला। सर क्या था ये 1921 हमारे इस डेमोग्राफिक कंडीशन की स्टडी को दो हिस्सों में बांटता है। पहले स्टेज 1921 से पहले हमारे देश की काफी हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। इस वजह से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ एकदम स्टैग्नेंट थी, कुछ भी नहीं बढ़ रहा था। कभी डेथ रेट बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी। इस वजह से हमारी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं था, हम लोग कहीं भी नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन 1921 के बाद हमारी डेथ रेट्स काफी कम होने लगे, जिस वजह से आज तक आप नोटिस कर सकते हो हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंटली राइज होती गई। तो इसने 1921 ने हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस को या स्टडी को दो हिस्सों में बांटा, इसलिए इसको नाम दिया गया द ग्रेट डिवाइड। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फर्स्ट दो स्टेज, और इस नाम को भी याद रखना। 1921 किस नाम से जाना जाता था? द ग्रेट डिवाइड। और क्यों जाना जाता था? क्योंकि इससे पहले हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ एकदम ना के बराबर थी और इसके बाद हम लोग बहुत कांस्टेंट रेट से बढ़ते चले गए। ठीक है, अब मैं तुम्हें और डीप डाउन लेके जाता हूं कि हमारी पॉपुलेशन की कंडीशन क्या थी। सबसे पहले देखना, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बेटा, हर 1000 लोगों पे 48 लोग पैदा होते थे और 40 लोग मर जाते थे। तो एक गांव मान लो, एक गांव लोग में 48 लोग पैदा हो रहे हैं और 40 लोग मर रहे हैं, मतलब अगर नेट वैल्यू निकालो तो मात्र 8 लोगों का नेट वैल्यू आता है। 48 लोग पैदा हो रहे हैं और 40 लोग मर जा रहे हैं पर 1000 लोगों की स्टडी पे हमें पता चला, मतलब काफी हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट भी था। फिर देखा गया हमारी एजुकेशन, लिटरेसी रेट क्या होता है? देखो, एजुकेटेड होने में और लिटरेट होने में फर्क है। लिटरेट का मतलब होता है कि लिख सके और पढ़ सके। ठीक है बेटा, तो लिटरेसी रेट जो था हमारा ओवरऑल देश का, वो 16% से भी कम था, मतलब 16% भी नहीं था, लेस देन 16%। मतलब 100 में से 16 लोग भी ऐसे नहीं थे जो कि लिख सके और पढ़ सके। 16 भी नहीं थे, मतलब 16 से भी कम थे, हो सकता है 15 हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फीमेल्स का केस तो उसमें और बदतर था। मात्र 7% लड़कियां जो थी वो सिर्फ लिख सकती थी और पढ़ सकती थी, मतलब 100 में से सिर्फ 7 लड़कियां ऐसी थी जो पढ़ और लिख सके। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। बेटा, पहली बात तो मेजर जो आपकी ऑडियंस थी उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी तक का तो एक्सेस ही नहीं था, उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं था, और जिन लोगों के पास पहुंच भी जाता था उनकी बीमारियों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम इनएडिक्वेट था। हमारे पास हेल्थ केयर ऐसा था ही नहीं कि वो बीमारियों के साथ लड़ सके और उनको फाइट बैक कर सके। उतना स्ट्रांग हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कभी रहा ही नहीं। पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाता था मेजर ऑडियंस तक, मेजर पॉपुलेशन तक, और पहुंच भी गया तो भी कारगर नहीं था। इस वजह से हमें कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे कि हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सर, ये हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? ये बताता है कि एक बच्चा, जो कि 1000 की एक स्टडी करी जाती है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल का अपना जीवन भी नहीं बिता पाए, मतलब अपना फर्स्ट बर्थडे तक भी नहीं मना पाए। तो उस में से जो बच्चे मर जाते हैं 1 साल से पहले ही जन्म होने के, मतलब फर्स्ट बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो मतलब ध्यान से सुनना, हर 1000 बच्चों पे 218 बच्चे ऐसे थे
जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे तक भी नहीं मना पाते थे। आप सोचो, मतलब 10 में से 8 बच्चे थे जो जिंदा रहते थे और 2 तो हमेशा मर जाते थे। ठीक है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो वैसे। ठीक है बेटा, इस वजह से, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम हमारा खराब था और इसी वजह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, कि मतलब औसतन एक आदमी कितना जीता है, वो रेट भी हमारा कम था। मतलब मात्र 32 साल, 32 ईयर्स, कि औसतन एक इंसान उस टाइम पर सिर्फ 32 साल जीता था। हमारे और आपके मां बाप ही कई सारे, हमारे और आपके मां बाप ही 32 साल से ऊपर के। आप सोचो, आप सोचिए, मैं खुद 23 साल का हूं, 23। तो आप ये सोच सकते हो कि 32 इयर्स कितनी कम होती है। और आज हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है देश की, वो है 67 इयर्स के आसपास। तो आप देख सकते हो हेल्थ केयर सिस्टम बेटर होने से कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाता है। और गरीबी की तो बात ना ही करें तो आप बेहतर है, आप लोग अपने घर में भी दादी दादा से, हर लोगों से पूछते रहते हो और वो बताते रहते हैं कि कितनी महामारी थी और कितनी गरीबी थी देश के अंदर, क्योंकि सब कुछ लूट कर तो वो चले गए थे। अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, कि कौन इंसान हमारे देश में क्या काम कर रहा था। तो सबसे पहले जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हमारी स्टडी हुई तो हमें एक बैकवर्डनेस देखने को मिला, एक पिछड़ापन देखने को मिला, कि भैया 70 to 70% पॉपुलेशन, मतलब देश की 70 से 75% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 75 ही मान लो आप, कि 75% पॉपुलेशन आपकी जो थी वो मात्र एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये ऐसे प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही थी। मतलब देश के 70 से 75% लोग आपके देश के किसानी, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आपके डेयरी फार्मिंग और इन सब चीजों में काम कर रहे थे, और फिशिंग जैसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। 70 to 75% ऑफ पॉपुलेशन। बचे कुछ 10% लोग आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जैसे कि शुगर मिल्स, आपकी शक्कर बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, उसके अंदर काम करते हैं। और बचे कुछ लोग जो थे, आपके 15 से 20% लोग, वो आपके टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे थे, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करता है बिजनेस करने में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। तो आप देख सकते हो मेजर जो हमारा काम था देश का, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड था, और बहुत कम इंफ्लुएंस सेकेंडरी और टर्शरी का था। लेकिन एक बहुत रीजनल वेरिएशन भी देखा गया, एक चेंज देखा गया उस टाइम पे। क्या चेंज था सर? कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ऐसे कई सारे आपके स्टेट थे जहां पे विटनेस किया गया। क्या विटनेस किया गया बेटा? कि यहां पे जो जो आपका जो वर्कफोर्स है वो कम हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब जो लोग किसानी करते थे वो अब किसानी छोड़ रहे हैं और मूव कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर। मतलब इन स्टेट्स के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर छोड़कर किस में जा रहे थे? आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर, मतलब इन सेक्टर्स में जा रहे थे इसको छोड़कर। लेकिन उसका उल्टा जो रिस्पॉन्स देखने को मिला वो था ओडिशा, राजस्थान और पंजाब में। यहां पे इनफैक्ट बढ़त देखी गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहां पे एग्रीकल्चर और बढ़ गया, यहां पे कम हुआ मैन्युफैक्चरिंग और इसमें चला गया, टर्शरी में, सर्विस में चला गया, और इधर ओडिशा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चर इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ गया। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अब ध्यान से देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है और उसकी कंडीशन हमारी इकोनॉमी को दर्शाता भी है। अब सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस बेसिस पे जज करने वाले उनकी बात करते हैं। रोडवेज पे जज करेंगे, रेलवेज पे करेंगे, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट पे करेंगे, और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था उस पे जज करेंगे। सबसे पहले आते हैं रोड्स। बेटा रोड्स में अगर आप देखो तो ये भी बनाई गई, वैसे तो इसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, लेकिन जितनी भी बनाई गई उसका पर्पज ये था कि आर्मी को मोबिलाइज किया जा सके, मतलब आर्मी एक जगह से दूसरे शहरों तक पहुंच सके, दूसरे गांवों तक पहुंच सके। ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी नहीं, ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को पूरे देश में रन कर सके, जिससे कि हम रूल कर सके देश पे, इंडिया के ऊपर। और दूसरी बात, जो रॉ मटेरियल बन रहे हैं, जो फॉरेन में एक्सपोर्ट करने हैं, उनको समुद्री तटों तक भी तो लाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो कैसे आएंगे? तो उसके लिए आपने एक रोड्स बनाई, वो भी बहुत ही फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी थी। पर अब आते हैं रेलवेज में, जिनको, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, इसको 3 मार्क कर लो। ये कब आया, इसका पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। 1850s में इंडियन रेलवे आया, ब्रिटिशर्स की देन है। अब ध्यान से सुनना, इसे हम बैकबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
बैकबोन भी कहते हैं हमारे देश की, ठीक है, क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं हमारे देश की। क्या है बैकबोन, कैसे, क्योंकि ये 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे दुनिया का, दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, और ये नेटवर्क हमारे देश को गांव से लेके शहर, शहर से लेके हमारे कैपिटल, हर एक तरफ से पूरे देश को जोड़ता है। अगर ये सिस्टम एक दिन या 2 दिन या हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया जाए ना, तो हमारे पूरा देश अर्थव्यर्थ हो जाएगा। हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर देश को डेवलप करना है, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर दो, देश अपने आप डेवलप हो जाएगा। सर ये कैसे? देखो, डेवलपमेंट के लिए उस जगह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप पहुंच ही नहीं पाए, आपने वहां की कंडीशन ही नहीं देखी कि किस गांव तक पानी, बिजली, एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, आप ही नहीं पहुंच पा रहे, तो एजुकेशन कैसे पहुंचेगा, बिजली कैसे पहुंचेगी, अरे पानी कैसे पहुंचेगा, अगर आप ही नहीं पहुंच पा रहे तो। इसलिए रेलवे बहुत बड़ी देन मानी गई और बैकबोन माना गया। अच्छा, इसने ना काफी अलग अलग तरीकों से इंपैक्ट किया हमारे इंडियन इकोनॉमी को। ये 2 इंपैक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले, बहुत बड़ी ऑडियंस को लंबे ट्रैवल्स करने में काफी मदद करी। जैसे कि अगर किसी को कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, वो अगर घोड़ा गाड़ी पे चलने लगे या बुलक कार्ट्स पे चलने लगे तो भाई तो पागल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन ने वो काफी आसान किया। दूसरी बात, ये किया भी, बनाया भी इसलिए क्योंकि तो फायदा तो गलती से पहुंच गया। वैसे ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे ये चीज, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भैया हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियलाइज किया उनने, कि अब ये चीजें हम बेच भी सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो वो पहुंच जाए पोर्ट्स तक, एक्सपोर्ट हो सके, हर जगह तक पहुंच सके। इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे सिस्टम बनाया, ठीक है बेटा। फिर आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा सा इंप्रूव किया। सुएज कनाल बनाया था इनने, आपको मैंने बताया था, हाँ या ना। तो सुएज कनाल बनाने के लिए, एयर आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए, वो भी इनने अपने फायदे के लिए बनाया, पर इनकी हालत बहुत खराब थी, ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आपने इंट्रोडक्शन किया। इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाया इंडिया के अंदर, और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी अपने पर्पस के लिए लाया, अपने लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ पोस्टल सर्विसेज आपकी बात करी गई, तो पोस्टल सर्विसेज भी थी लेकिन बहुत ही इनएडिक्वेट थी। तो हमारे पास देखा गया इन लोगों ने जो भी सेटअप डाला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनका फायदा सिर्फ खुद के लिए था, तो इनने इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिर्फ खुद के फायदे के लिए किया। गलती से हमें थोड़े बहुत फायदे इसके मिल गए, जो कि आज सबसे बड़ा रेलवेज है हमारा, ठीक है बेटा। फिर देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, हमने पढ़ा था। तो हमारी क्या और कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ध्यान से देखो। हैंडीक्राफ्ट आपका डिक्लाइन पे था, आपको मैंने बताया, ठीक है। आपके सेकेंड हाफ, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में देखा गया कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ने लगी, लेकिन उसके बाद भी ना उसका प्रोग्रेस जो था वो काफी स्लो रहा। मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई लेकिन उसका जो प्रोग्रेस था वो काफी स्लो था, ठीक है बेटा। अब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हो, वो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में सेटअप हुई, और जूट मिल्स जो थी वो हमारे बंगाल के अंदर हमने सेटअप करी, ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी, मतलब हमने नहीं, ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसको स्टार मार्क कर लो, ये काफी बार देखा जाता है एज अ 1 मार्कर। सर क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है कि भैया पहला, आपने टाटा कंपनी का नाम सुना है? अब मैं आपको बताता हूं टाटा की पहली कंपनी कौन सी थी, जिसका नाम था टिस्को। टिस्को जो है इनकॉर्पोरेट हुआ 1907 में, और ये आपके सर दोरबजी टाटा ने आपका ये पहला जो टाटा का वेंचर था, पहली कंपनी जो थी वो सेटअप करी। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की पहली शुरुआत हुई। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जो देखो टाटा स्टील्स आप समझते हो ना, वही आपकी टिस्को है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई आपके आयरन और स्टील की? ये टिस्को से हुई 1907 में। इसका 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से याद रखना। फिर जैसे और इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई, जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर। बाकी आप जानते हो कोई भी कैपिटल गुड्स की आपकी कोई भी प्रोग्रेशन नहीं दिया गया, ना ही कोई प्रमोशन किया गया उसके बारे में। जीडीपी काफी कम था, और आपका जो ऑपरेशनल पब्लिक सेक्टर था वो काफी कम सेक्टर में ही था। तो आपको पता है ऑलरेडी, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आता है,
क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे ब्रिटिशर्स का, किस तरीके से हमें फायदा पहुंचा दिया इनने। कुछ एस्पेक्ट है जैसे कि हमारा ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। हम पहले एग्रीकल्चर सिर्फ कर रहे थे खुद के जीवन जीने के लिए कि भैया खुद खा पी सके, इतना ही बना रहे थे। इन्होंने बोला कि भैया आप एग्रीकल्चर से पैसा भी कमा सकते हो, कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, जिससे हमें ग्रोथ मिली, एक्सपैंड हुआ एरिया और एग्रीगेट कल्टीवेशन हमने बढ़ाया। हमने इसलिए कल्टीवेशन बढ़ाया जबकि फिर भी कोई इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी स्टिल लो थी, लेकिन हमने फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ करी क्योंकि हमें इससे मींस ऑफ अर्निंग मिला। क्या इससे कमा भी सकते हो आप कुछ, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने हमें बहुत ही शानदार हमारा जीवन दान, बैकबोन ऑफ आवर कंट्री रेलवे सिस्टम दिया। ऐसे कई सारे सिस्टम जो कि रोडवेज और रेलवे था, जो कि काफी चीप मीडियम था और एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था हमारे बुलक कार्ट्स या ऐसे घोड़ा गाड़ी के कंपैरिजन में। इन्होंने काफी ज्यादा मदद करी और देश विदेश मतलब देश के अंदर काफी कनेक्टिविटी को बढ़ाया रेलवेज और रोडवेज के अंदर से, ठीक है। तो एक काफी अच्छा हमें इंपैक्ट मिला, ठीक है। हर चीज बुरी नहीं होती है, उनका इंटेंशन बुरा था लेकिन उससे हमें फायदा भी मिल गया, ठीक है। फिर आता है चेक ऑन फेमाइन। फेमाइन होता है जहां पे भूखमरी की बात करें। अब कई सारे ऐसे हमारे इलाके थे देश के अंदर जहां पे सूखा पड़ जाता था और वहां पे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचता था। तो ये जो रेलवे और आपका रोडवेज है ना, वो काफी सस्ता मीडियम था ट्रैवल करने के लिए। तो आप इन मीडियम्स की वजह से, इन मीडियम्स के थ्रू आप ऐसी चीजों को, फूड्स को सप्लाई कर पाते थे, ट्रांसपोर्ट कर पाते थे उन एरियाज तक जहां तक सूखा पड़ गया और खाने पीने की चीजें नहीं थी। तो जहां पे भूखमरी की बात कर रहे हो ना, भूखमरी जहां जिस स्टेट में या जिस आपके सिटी या गांव में जहां पे भी भूखमरी पड़ रही थी, सूखा पड़ने की वजह से वहां पे दूसरे शहरों से, दूसरे गांव से जहां पे क्रॉप्स बहुत ज्यादा थी वहां तक पहुंचाई जाती थी, ठीक है बेटा। फिर देखोगे शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। अब बेटा ब्रिटिशर्स से पहले हम सामान के बदले सामान लेते थे, मतलब 1 किलो मैंने आपको गेहूं दिया तो आपने 1 किलो मुझे चावल दे दिया, पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे। इसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा कि सामान के बदले सामान देना, वस्तु के बदले में वस्तु दे देना, ठीक है। अब यहां पे इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने पैसे, मॉनेटरी सिस्टम। इन्होंने बोला भैया पैसों से अब डील किया करो, सामान के बदले सामान मत दिया करो। तो जो आज आप नोट यूज कर रहे हो ना, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट हमें ब्रिटिशर्स ने दिया, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आपकी जो कानून व्यवस्था थी, भले उन्होंने अपनी पॉलिसी बना के, कानून व्यवस्था बना के, एक ऐसा सिस्टम बना के हमें टॉर्चर बहुत किया, एक्सप्लॉइट भी किया, लेकिन जब वो गए तो हमारा ये अपना कानून व्यवस्था छोड़ के चले गए। तो आज हमारा कई सारी कानून व्यवस्था ऑलरेडी बनी बनाई थी। जब हमने इंडियन सेटअप, इंडियन पॉलिटिशियंस ने जब ये सेटअप देखा तो ऑलरेडी वो बना बनाया हमें मिल गया। तो हमारे कई सारे आज के लॉज आर इक्वल टू ब्रिटिश लॉज, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने सीए और सीएस वाले बच्चों को भी पढ़ा है, तो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के अंदर सेक्शन नंबर 15 जिसे कहते हैं कोअर्जन, कोअर्जन होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक सेक्शन नंबर 15 है कोअर्जन नाम का, वो एग्जैक्टली सेम है हमारे लॉ से। ब्रिटिश लॉ, उसमें बस नाम डिफरेंट है, ड्यूरस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ड्यूरस। तो ड्यूरस और कोअर्जन दोनों सेम है, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या हुआ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप आपको मिल गया और हमें रेडी रैकून मिला। रेडी रैकून मतलब क्या, कि हमें मतलब कुछ करना नहीं पड़ा, ऑलरेडी सिस्टम हमें मिल गया, ठीक है बेटा। चलो जिसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अब देखते हैं क्या स्टेट था हमारा इंडियन इकोनॉमी का एट द टाइम ऑफ, या इनफैक्ट उस टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ठीक है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कॉलोनियल इकोनॉमी। सर ये क्या होती है, जब एक देश दूसरे देश पे राज करे और उसको एक कॉलोनी बना ले अपने बेनिफिट्स के लिए, उसे हम कॉलोनियल इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि देखो, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एज लॉन्ग हिस्ट्री एंड ब्रिटिश रूल विच रिजल्ट्स इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इंडिया का इस्तेमाल किया गया, इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बनाया, किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, ठीक है। फिर आता है बैकवर्ड इकोनॉमी, जिसे हम पिछड़ी हुई इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं है। अंडर डेवलप देश होते हैं जहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हर चीजें बहुत पिछड़ी है।
काम करने के तरीके भी बहुत पिछड़े हैं, जैसे कि मेथड्स हैं, एग्रीकल्चर करने के जो मेथड्स होते हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। आप बुल की सहायता से आप किसानी कर रहे हो, खुद हल को जोत रहे हो, जबकि मशीनें वगैरह कुछ भी नहीं, तो उसे हम बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी आपकी काफी, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर काफी आपके ट्रेडिशनल हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं। डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी वो होती है जिस इकोनॉमी में आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो अपने फिजिकल एसेट्स का और उसको कभी भी चेंज नहीं करते, उसे हम डेप्रिशिएटेड या डिप्लीटेड इकोनॉमी कहते हैं। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। ठीक है, फिर आता है अपने पास एम्पिटेड इकोनॉमी, डिवाइड एंड रूल। आपने पढ़ा होगा डिवाइड एंड रूल मतलब अलग करो भाई, इनको जाति के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे इनको अलग करो, ये अलग हो जाए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, उसी प्रकार हमें एम्पिटेड इकोनॉमी मतलब ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी फॉलो करी डिवाइड एंड रूल कि भाई इनको डिस्क्रिमिनेट करो, इनके ग्रुप बंटवा दो, किसके बेसिस पे, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे, उसे हम एम्पिटेड इकोनॉमी कहते हैं। टुकड़े हो गए हमारे देश के। देखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब जिसमें कोई ग्रोथ ना दिखे आपको, स्टैग्नेंट है बहुत ज्यादा एकदम, मतलब कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। जैसे हमारे 20th सेंचुरी में फर्स्ट हाफ में हमारा जीडीपी था वो 2% से भी कम था, तो कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी हमको। ठीक है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती है बेटा? फ्यूडलिज्म का मतलब होता है जैसे कि जमींदारी सिस्टम। आप लोगों ने क्या किया, जमींदार को अपॉइंट कर दिया, एक पीस ऑफ लैंड दे दिया, बोला भैया कि टेलर्स से, किसानों से खूब पैसा वसूलो और हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दो लगान के तौर पे। ठीक है, उसे फ्यूडलिज्म कहते हैं। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी हमने फॉलो किया। ठीक है बेटा, ये हमारे स्टेट थे कुछ तरीके के, आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर है, समझ आया? चलो हमारा चैप्टर यहीं पे होता है डन बेटा, यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, यहीं पे हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड्स। बट उसके साथ मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लाया हूं, तो इस इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना, क्योंकि ये हिस्ट्री जैसे थोड़ा सा टॉपिक लगता है आपको, तो डेट्स वगैरह याद रखनी पड़ेगी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? अच्छा सीक्वेंस में याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी हुआ आपका 1757 जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इसके बाद आए हमें। ठीक है, फिर देखो जमींदारी सिस्टम कब आया? जमींदारी सिस्टम आया 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने निकाला। ये किसने बनाया था? ये इनने निकाला था जमींदारी सिस्टम। ठीक है, फिर देखो रेलवेज कब आया? 1850 में आया। फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प कब लॉन्च हुआ? 1852 में हुआ। बॉम्बे और थाने के बीच में लिंक बनाया, एक ब्रिज बनाया। ठीक है, एक ब्रिज बनाया, वो 1853 में हुआ। मुंबई को बनाने के लिए काफी सारे आइलैंड्स को जोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो ब्रिज बनाया आपने। फिर आपका डायरेक्ट रूट था इंडिया से ब्रिटेन तक का, वो डायरेक्ट रूट वाटरवेज के थ्रू कौन सा था? सुएज कनाल था बेटा। ठीक है, फिर आपने देखा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। टाटा ने अपनी पहली कंपनी खोली, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दैट इज टिस्को, 1907 में खुला ये। फिर देखो द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया, जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज से पहले कोई ग्रोथ नहीं देखी गई, सेकंड फेज के बाद आपको ग्रोथ दिखी, पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिली। आपके बाद उसके बाद क्या है? हाँ, पायनर ऑफ इंडियन एविएशन। अच्छा, इंडियन एविएशन का भी पहला जो इंडियन एविएशन बना वो भी टाटा ने खोला, जो कि टाटा ने नेशनलाइजेशन के टाइम पे एयर इंडिया गवर्नमेंट को दे दिया था। अब एयर इंडिया वापस बिक गया है और वापस आ गया है टाटा के पास। तो ये 1932 में टाटा ने चालू किया था अपना। पायनर मतलब फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट होता है। और इंडिया की इंडिपेंडेंस कब हुई? सबको पता है बेटा, 1947 में। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपको पता होगा कि हमने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो, हर बच्चे तक पहुंचाओ और खूब मेहनत करो। मैंने आपके लिए इसके पीछे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मतलब हाईली चांस है कि आप मान लो कि पेपर आ ही गया, ये वही क्वेश्चन है। तो एक आध मैं आपको करवाता हूं, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाकर मैं गो थ्रू दूंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है मेरे पास। मैंने एमसीक्यू भी रखे हैं, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर वाले भी रखे हुए हैं, तो आप एक बार गो थ्रू दे सकते हो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है, इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। क्या हमने पढ़ा ये चैप्टर में? हाँ पढ़ा। क्या है इसका आंसर? सेकेंड स्टेज में। कब हुआ भैया ट्रांजिशन? कब आया? सेकेंड स्टेज के बाद आया, मतलब 1921 के बाद आया। देखो आपका आंसर क्या है? सेकेंड स्टेज है हमारा, जब ट्रांजिशन देखने को मिला। ट्रांजिशन कब होता है? फर्स्ट से सेकेंड में होता है। ठीक है, फिर देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने
ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेशन ऑफ डैश ऑन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। किसके जो स्टैटिस्टिक्स थे, किसके एस्टिमेट्स जो थे वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माने गए जब नेशनल इनकम निकालने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स ने मेहनत करी थी। हमारे दादा भाई नारोजी भी थे, हमारे विलियम डिग्बी भी थे, आरसी देसाई भी थे, लेकिन हमें पता है वो डॉक्टर राव साहब थे, डॉक्टर VKRV राव साहब। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन के पेपर के टाइम पे, वो सब आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको गो थ्रू दे देता हूं। ये ऐसे कई सारे हमने आंसर्स आपके लिए लिखे हुए हैं, आप जाकर इनको देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट सीरीज के अंदर जो कि बोर्ड एक्सप्रेस की होगी। धन्यवाद।